संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स। आज हम प्राचीन इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का सर्वप्रथम फर्स्ट पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के अन्य नाम है जैसे सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। याद रखना, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय थोड़ा बहुत। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले सभ्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया और जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने 1856 ईस्वी में हड़प्पा नगर का सर्वे किया। जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने 1856 ईस्वी में हड़प्पा नगर का सर्वे किया और कन्निंघम इस ओर ध्यान दिलाया। व कन्निंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का पितामह कहा जाता है। कन्निंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम इस स्थल की खोज होने के कारण यह स्थल हड़प्पा सभ्यता कहलाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल खोजा गया, इस कारण यह हड़प्पा सभ्यता कहलाया। नोट: अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थान हैं। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थान हैं। एक तो है सार्तगोई, एक है मुंडीगोक। याद रखना, सार्तगोई से नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के दो स्थान प्राप्त हुए हैं। पहला स्थान सार्तगोई और मुंडीगोक। सार्तगोई से याद रखना, नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से 12 गुना। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से 12 गुना व मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से 12 गुना व मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है। एक इतिहासकार हुए पिग्गट, ना जाने कैसा नाम है, पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। याद रखना, पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। कालों के आधार पर सिंधुवासियों को 4 प्रजातियों में बांटा जा सकता है। प्राप्त कंकालों के आधार पर 4 प्रजातियों में बांटा जाता है सिंधुवासियों को। याद रखना, नंबर 1 भूमध्य सागरीय, नंबर 2 अल्पाइन, नंबर 3 मंगोलाइड, नंबर 4 प्रोटो ऑस्ट्रालाइड। भूमध्य सागरीय सर्वाधिक प्रजाति है। भूमध्य सागरीय सर्वाधिक प्रजाति थी, जबकि प्रोटो ऑस्ट्रालाइड प्रथम प्रजाति थी। सिंधुवासियों की प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रालाइड थी और सर्वाधिक प्रजाति भूमध्य सागरीय थी। अब हम पढ़ते हैं इनका नगर नियोजन कि ये किस प्रकार से रहते थे। इनके नगर 2 भागों में विभक्त था पश्चिमी भाग तथा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग दुर्ग था। पूर्वी भाग में जन सामान्य लोग रहते थे। समझने के लिए नंबर 1 पश्चिमी भाग, नंबर 2 पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में दुर्ग थे, जबकि पूर्वी भाग में जन सामान्य लोग रहते थे और पश्चिमी भाग में प्रशासनिक लोग रहते थे, यानी कि रईस लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान थे। याद रखने के लिए ईंट का चित्र बनाएं। ईंट चौखुट होती है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान थे। नगर परकोटा युक्त थे। परकोटा एक ही बार होता है गोल गोल, इसलिए नगर परकोटा युक्त थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की ओर खुलते। लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर, यानी कि मुख्य सड़क आगे ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल को अंडरलाइन करना। लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, यानी कि लोथल में आगे की ओर खुलते थे। कालीबंगा दोहरा परकोटा युक्त थी, यानी कि 2 बार किया है, इसलिए याद रखने के लिए कालीबंगा दोहरा परकोटा युक्त थी। नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे।
नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे तथा सड़कें समकोण पर काटती थी। सड़कें समकोण पर काटती थी, याद रखने के लिए। चहुदड़ों में कोई परकोटा नहीं था, याद रखना, चहुदड़ों में कोई परकोटा नहीं था। मात्र सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पर पक्की ईंटों की नालियाँ हैं, यानी कि याद रखना विश्व में एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता है जहाँ पर पक्की ईंटों की नालियाँ हैं। पक्की ईंटों की नालियाँ केवल अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, याद रखना। अब स्थल में पढ़ते हैं हम सर्वप्रथम हड़प्पा। उत्खननकर्ता, इसका उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का तोरण द्वार कहते हैं। तोरण द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इसी को खोजा गया, इसलिए इसको तोरण द्वार कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। यह पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान जिले के साहिवाल जिले में स्थित है तथा रावी नदी पर है। यहाँ से श्रमिक आवास स्थल मिले हैं। हड़प्पा से श्रमिक आवास स्थल मिले हैं। यहाँ से R37 नामक कब्रिस्तान मिला है। R37 इसे विदेश की कब्र कहते हैं। याद रखना कि R37 को विदेश की कब्र कहते हैं। शंख का बना बेल व 18 वृत्ताकार चबूतरे भी मिले हैं। यहाँ से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। यहाँ से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे की मरण मूर्ति मिली है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की मरण मूर्ति मिली है। संभवतः यह उर्वरता की देवी रही होगी, स्त्री से, याद रखना। यहाँ से पीतल का इक्का मिला है। यहाँ से पीतल का इक्का मिला है, याद रखना, इक्का मिला है, मरण मूर्ति मिले हैं, सर्वाधिक मोहरें मिली हैं और R37 नामक कब्रिस्तान मिला है जिसे विदेश की कब्र कहते हैं। श्रमिक आवास स्थल मिले हैं। यह साहिवाल जिले में स्थित है तथा रावी नदी पर है। इसे तोरण द्वार कहते हैं और उत्खननकर्ता दयाराम साहनी ने किया था। नंबर दूसरा पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, स्थित लरकाना सिंध पाक में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है तथा लरकाना में है। इस मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया राखलदास बनर्जी ने। याद रखना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला और इसका उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी। इसमें 10 मीटर चौड़ा राजमार्ग मिला है। यहाँ से 10 मीटर चौड़ा राजमार्ग मिला है। यहाँ से 10 मीटर चौड़ा राजमार्ग मिला है। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा। सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। कभी पूछ ले कि सर जॉन मार्शल ने किसे इस स्थल को तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक बात कहा है, तो मोहनजोदड़ो को कहा है। और महाविद्यालय व सूती कपड़े व हाथी का कपालखंड के साक्ष्य भी मिले हैं। काशी की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें भी मिली है। पूछ ले कि मेसोपोटामिया की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से स्थान से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। तथा योगी तथा आद्य शिव की मूर्ति मिली है। योगी और आद्य शिव की मूर्ति मिले हैं। बाढ़ से पतन के साक्ष्य भी मिले हैं। बाढ़ से पतन के साक्ष्य मिले हैं। बाढ़ से पतन के साक्ष्य एक मूवी भी है मोहनजोदारो। सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें यहीं से मिली है। सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली हैं। और बाढ़ याद रखना, योगी तथा आद्य शिव की मूर्ति याद रखना, और मेसोपोटामिया, यहाँ से मेसोपोटामिया की सर्वाधिक मोहरें भी यहीं से मिली हैं। और याद रखो तो ठीक, वरना रहने देना। अब नंबर पढ़ते हैं 3, लोथल। लोथल व्यापारिक नगर व सबसे बड़ी कृति माना जाता है। लोथल व्यापारिक नगर व सबसे बड़ी कृति माना जाता है। स्थित गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। ये याद रखना, स्थित गुजरात में भोगवा नदी के किनारे तथा व्यापारिक नगर व सबसे बड़ी कृति माना जाता है। लोथल का उत्खनन करता S.R. राव। S.R. राव का पूरा नाम है रंगनाथ राव। लोथल का उत्खनन करता है S.R. राव, रंगनाथ राव। मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके बनाने का कारखाना मिला है। घोड़े की मरण मूर्ति व चक्की के 2 पार्ट मिले हैं।
घोड़े की मृण मूर्ति व चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं, तथा चावल या धान के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। याद रखना, चावल व धान के साक्ष्य, चक्की के 2 पार्ट व मक्की मृण मूर्ति ये मिली। मनके का कारखाना उत्खननकर्ता SR रंगनाथ राव स्थित गुजरात के बोगवा नदी पर, और व्यापारिक नगर व सबसे बड़ी कृति माना जाता है लोथल। अब हम पढ़ते हैं रोजदी। रोजदी कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ से हाथी के साक्ष्य भी मिले हैं। रोजदी में याद रखना, नोट लगा कर लिखना, रोजदी यह गुजरात में है, यहाँ से हाथी के साक्ष्य भी मिले हैं। सुरकोटड़ा या सुरकोटदा दोनों नाम आ सकते हैं, सुरकोटड़ा या सुरकोटदा। यह भी स्थित है गुजरात में। यहाँ से घोड़े की हड्डी यहाँ मिली हैं। पूछ ले घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं? तो घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटदा या सुरकोटदा से मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था। नोट लगा कर लिखना, यहाँ से घोड़ों की हड्डियाँ मिली हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों का ज्ञान नहीं था, याद रखना। रोपड़ पंजाब में है। स्वतंत्रता बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थान रोपड़ ही है, जो पंजाब में है। स्वतंत्रता बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थान रोपड़। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। नोट लगा कर लिखना, यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। पूछ ले कभी कि मनुष्य के साथ कुत्ते को कहाँ पर दफनाया गया है? तो रोपड़ में। और स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थान कौन सा है? तो रोपड़। स्थान है धोलावीरा। धोलावीरा यह किसी भी नदी के तट पर नहीं है। धोलावीरा किसी भी नदी के तट पर नहीं है, जबकि सिंधु घाटी में जितने भी स्थान अधिकतर प्राप्त हुए हैं वो सभी नदी के तट पर हैं, लेकिन सिंधु घाटी का धोलावीरा स्थान किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। धोलावीरा का उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। यह सबसे नवीन नगर है जिसका उत्खनन किया गया है। धोलावीरा सबसे नवीन नगर है जिसका उत्खनन किया गया। यहाँ से कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। खेल का मैदान व सूचना पट के भी साक्ष्य मिले हैं। खेल का मैदान, चारों मेर मैदान और सूचना पट के साक्ष्य भी मिले हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 8 नंबर पे चहुदड़ो। चहुदड़ो के उत्खनन करता है N मजुमदार। चहुदड़ो के उत्खनन करता है N मजुमदार, जिनने डाकुओं ने हत्या कर दी। N मजुमदार की डाकुओं ने हत्या कर दी, यानी कि चहुदड़ो के उत्खनन करता N मजुमदार की डाकुओं ने हत्या कर दी। यह एक औद्योगिक नगर था। चहुदड़ो एक औद्योगिक नगर था। चहुदड़ो में कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पदचिन्ह मिले हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पदचिन्ह मिले हैं। यहाँ से एक सौंदर्य पेटिका मिली है जिसमें लिपस्टिक मिली है, यानी कि चहुदड़ो में याद रखना एक लिपस्टिक मिली है, यानी कि सौंदर्य पेटिका है जिसमें लिपस्टिक मिली है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पदचिन्ह मिले हैं, और यह एक औद्योगिक नगर था, और इसका उत्खनन करता N मजुमदार है जिनकी डाकुओं ने हत्या कर दी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 9 नंबर पर कालीबंगा। कालीबंगा स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह गग्गर नदी का और नाम है सरस्वती नदी, द्रश्यवती नदी व चौतांग नदी। कालीबंगा गग्गर नदी, सरस्वती नदी व द्रश्यवती व चौतांग नदी पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी। शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसका उत्खनन करता 1952 में B लाल व B के थापर। इसके उत्खनन करता है 1952 में B लाल व B के थापर। इनका उपनाम है, पंजाबी भाषा में इसे दीनहीन बस्ती कहते हैं। कालीबंगा को पंजाबी भाषा में दीनहीन बस्ती कहते हैं। कालीबंगा से कौन कौन सी सामग्री मिली है? यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है, युग्मित समाधान मिला है, एकमात्र कपालखंड मिला है, जुते हुए खेत, मकान कच्ची ईंटों के, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सब पक्की ईंटों के मिले, लेकिन कच्ची ईंटों के मकान केवल कालीबंगा से मिले हैं। वह वृत्ताकार चबूतरे व बेलनाकार मोहरें इत्यादि प्राप्त हुई है। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। कालीबंगा से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं,
और इतिहासकार हैं एक दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ये याद रखना, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। हड़प्पा लिपि यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इन्हें लिपि का ज्ञान था, यानी कि सिंधु वासियों को लिपि का ज्ञान था। ये दाएं से बाएं और लिखते थे, यानी कि हम बाएं से दाएं लिखते हैं और ये दाएं से बाएं लिखते हैं थे। लगभग 64 मूल चिन्ह हैं व 400 तक अक्षर हैं। हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं, यानी कि चिन्ह हैं व 400 तक अक्षर थे। 400 तक अक्षर थे। इन्हीं की लिपि गौमूत्राक्षर व भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी कि भाव द्वारा प्रकट करते थे ये, व गौमूत्राक्षर व भाव चित्रात्मक लिपि है। 375 से 400 तक भाव व शब्दों का प्रयोग करते थे। शब्द 375 से 400 तक भाव एवं शब्दों का प्रयोग करते थे। सिंधु वासियों का पतन के कारण, यानी कि ये सभ्यता किस कारण से उजड़ी हुई थी। इतिहासकार हैं रंगनाथ राव तथा जॉन मार्शल ने बाढ़ का कारण बताया। रंगनाथ राव तथा जॉन मार्शल ने बाढ़ का कारण बताया। गार्डन चाइल्ड तथा व्हीलर ने के अनुसार आर्यों का आक्रमण। गार्डन चाइल्ड तथा व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण। अमलानंद घोष ने बताया कि जलवायु परिवर्तन बताया। जलवायु परिवर्तन किसने बताया तो अमलानंद घोष। व आर्यों का आक्रमण किसने बताया तो गार्डन चाइल्ड तथा व्हीलर ने बताया। बाढ़ का कारण किसने बताया तो रंगनाथ तथा जॉन मार्शल ने बताया। नोट, मुख्य फसल सिंधु वासियों की मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी, यानी कि मुख्य फसल कौन सी थी तो मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। सिंधुवासी तेल के लिए सरसों उगाते थे। सिंधुवासी तेल के लिए सरसों उगाते हैं। सरसों हम आज भी उगाते हैं तेल के लिए, लेकिन ये भी उगाते थे। यह मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी कि जो भी चलती थी माता की चलती थी, पिता की कुछ भी नहीं चलती थी, यानी कि यह मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम डॉक्टर रफ़ीक ने रखा। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने रखा तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम डॉक्टर रफ़ीक ने रखा। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता समचतुष्कफलीय है, जबकि पहले त्रिकोणमितीय थी, जबकि वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता समचतुष्कफलीय है। सिंधुवासी टीन का निर्यात अफगानिस्तान से करते थे, यानी कि सिंधुवासी टीन का निर्यात कहाँ से करते थे? सिंधुवासी टीन का निर्यात अफगानिस्तान से करते थे।